जानामि ध्यानं न मंत्रं न तंत्रं योगं क्रियान्वयी। न जानामि देहं न रूपं न नित्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। मैं पूर्ण रूप से अनभिज्ञ अपने गुरु की शरण में हूँ और उन्हीं की असीम अनुकंपा से आपके समक्ष यह प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से रहा जाए ताकि प्राकृतिक संपदा का कम से कम नुकसान होते हुए हम अपने जीवन का यापन कर सकें। पिछली सदी में मनुष्य ने पृथ्वी का सर्वाधिक दोहन किया है। तमाम प्रकार की खनिज संपदा को निकालकर तमाम तरीके से प्रदूषण फैलाकर हमारे वृक्षों को, हमारे जंगलों को, हमारे पूर्ण रूप से रहन सहन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हम मनुष्य प्रकृति में रहना तो भूल ही गए। पेड़ों को काट देना चाहते हैं। प्राणवायु कहाँ से आएगी इसकी किसी को चिंता नहीं है। हमारी नदियों को अपवित्र कर देते हैं और पूरे प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्येक तरीके से दोहन कर लेना चाहते हैं। और फिर जब प्रकृति का समय आता है और प्रकृति मनुष्य से बदला लेना प्रारंभ कर देती है तो मनुष्य को अत्यंत बुरा लगता है। जीवन जीना एक कला है और वो कला प्रकृति के साथ, अन्य जानवरों के साथ, अन्य पशुओं के साथ, वनस्पतियों के साथ, पहाड़ों के साथ, नदियों के साथ, समुद्र के साथ सामंजस्य बैठाना है। यदि सामंजस्य बैठ गया, जीवन आनंदमय है, सुखमय है। यदि नहीं बैठा तो समस्त संसाधनों, समस्त जो चीजें हैं उनका एकत्रीकरण करने के पश्चात भी आनंद कोसों दूर रहता है। आनंद अपने आप के उत्थान की क्रिया है ही नहीं। आनंद सम्मिलित उत्थान की क्रिया है जिसमें संपूर्ण मनुष्य जाति का उत्थान हो, पशुओं का उत्थान हो, वनस्पतियों का उत्थान हो, पेड़ पौधों का उत्थान हो, नदियों का उत्थान हो और समस्त संसाधनों का उत्थान हो। प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए फल, प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए अनाज, दूध, दही इत्यादि का सेवन मनुष्य को करना चाहिए। परंतु मनुष्य ने
अनाज में खाद डाल दिया, कार्य न करना पड़े, निराई न करना पड़े, मेहनत न करना पड़े, इसलिए उसमें ला करके जहर भी डाल दिया कि जिससे अन्य वनस्पतियां नष्ट हो जाए। इस तरीके से आपको ज़्यादा अनाज, ज़्यादा फल की प्राप्ति तो हो सकती है, मगर गुणवत्ता सहित अनाज और गुणवत्ता सहित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो कैसे संभव है? वो तभी संभव है जब हम मनुष्य प्रकृति से सामंजस्य बिठाकर रहना सीख जाए। इस पृथ्वी पर मनुष्यों के उपयोग की हर चीज, हर वस्तु उपलब्ध है और जितना हमें आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा उपलब्ध है, मगर हमारा लालच उस ज़्यादा से भी कहीं अधिक है। हम प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक वस्तु को एकत्र कर अपने पास रख लेना चाहते हैं ताकि भविष्य में मुझे कोई किसी प्रकार की चिंता ना हो। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा तो आपको हंसी आ जाएगी। 2010 में एक विशेष प्रकार की अफवाह आई और वो अफवाह थी कि कुओं में पानी नहीं बचेगा। अब सभी लोग अपने अपने घड़ों में, अपनी अपनी बाल्टियों में, अपने अपने बर्तनों में पानी भरने लगे। एक हाथ से मैंने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? भैया पानी नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे। तो ये जब पानी समुद्र में नहीं रहेगा, कुओं में नहीं रहेगा, नदियों में नहीं रहेगा, बादलों में नहीं रहेगा, तो हे मित्र ये घड़े में कितनी देर चलेगा? और इसकी क्या गारंटी है कि जब समुद्र में और नदियों में पानी नहीं रहेगा तो तुम्हारे घड़े में बचा रह जाएगा? मनुष्य इन प्रकार के कार्यों को करता रहता है और हर चीज को अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रहित करना चाहता है। इस प्रकार से धीरे धीरे इस संग्रहित करने के कारण जंगल काट दिए गए। जंगल कटने के कारण प्राणवायु है, पर प्राणवायु की गुणवत्ता का अभाव हो गया। आज जो हवा हम श्वसन क्रिया से लेते हैं वो हवा है ही नहीं। उसमें प्राणवायु की मात्रा कम हो गई है, उसमें जहर की मात्रा अधिक हो गई है। विकास आवश्यक है, परंतु विकास क्या है इसकी परिभाषा उससे भी अधिक आवश्यक है। एक औद्योगिक क्षेत्र से हम जा रहे थे, गाड़ी में, गाड़ी का कांच खुला नहीं रख सकते थे। क्यों? क्योंकि प्रदूषण के कारण हवा एकदम विषैली थी और जो व्यक्ति मेरे साथ बैठा था वो कहता है हिमालय में तो उद्योग नहीं है, उत्तर की तरफ उद्योग नहीं है, गरीबी भी है। पर गरीबी क्या है ये वो नहीं समझ रहा था।
पहाड़ों में हवा है। हवा की आवश्यकता मनुष्य को ज़्यादा है। वनस्पति इन चीज़ों की जो हम बना रहे हैं और जिसके कारण हम अपनी हवा को प्रदूषित करते जा रहे हैं। आवश्यकता के हिसाब से यदि आप जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं, मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर के बना है। पृथ्वी, जल, पावक, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों में सबसे कम आवश्यकता मनुष्य को पृथ्वी तत्व की है। यदि आप पृथ्वी तत्व का अर्थ क्या है ये भी समझ लीजिए। पृथ्वी तत्व का अर्थ है भोजन। बिकॉज क्योंकि जितने भी भोजन आप ग्रहण करते हैं वो पृथ्वी में से निकल के आते हैं। केला पृथ्वी में से पैदा होता है, आम पृथ्वी में से पैदा होता है, गेहूं पृथ्वी में से पैदा होता है, धान चावल पृथ्वी में से पैदा होता है। तो भोजन जो है, भोजन के बगैर मनुष्य यदि 10 दिनों तक जीवित रह सकता है तो जल के बगैर केवल 1 ही दिन जीवित रह सकता है। जितनी आवश्यकता मनुष्य को भोजन की है उससे 10 गुना ज़्यादा आवश्यकता जल की है। जितनी आवश्यकता जल की है उससे 1000 गुना आवश्यकता वायु की है। जितनी आवश्यकता वायु की है उससे 1,00,000 गुना आवश्यकता ऊष्मा की है। और आकाश के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। परंतु हमारा ध्यान पूर्ण रूप से ज़्यादा मिट्टी तत्व अर्जित करने की है। क्यों? क्योंकि अभी तक प्रकृति ने बहुत बड़ा भंडार वायु तत्व का, जल तत्व का, ऊष्मा तत्व का और आकाश तत्व का हमें प्रदान कर रखा है। पृथ्वी तत्व का भी प्रदान कर रखा है। पर पृथ्वी तत्व के लिए हमें शायद धन की आवश्यकता होती है, हमें गेहूँ खरीदना पड़ता है, हमें चावल खरीदना पड़ता है, इसलिए हम उसको अधिक से अधिक एकत्रित कर लेना चाहते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार, न ज़्यादा न कम। यही तो अपरिग्रह, योग के यम अंग के अपरिग्रह में बहुत सुंदर तरीके से विकसित किया गया है, वर्णित किया गया है कि जितनी आवश्यकता है उतना लो, प्रकृति से भी। जिसकी हमें आवश्यकता नहीं उसे संग्रहित करने से कुछ लाभ नहीं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। और एकत्रीकरण की जो क्रिया है उस पर हम लगाम लगाएं। हम समझें इस बात को कि आकाश तत्व अधिक महत्वपूर्ण है। हम इस बात को समझें प्राणवायु अधिक महत्वपूर्ण है, जल अधिक महत्वपूर्ण है। और उनको भी हम धीरे धीरे स्वच्छता के नाम पर, पहले हमने जल को प्रदूषित किया, फिर जल को छान कर पीना चालू कर दिया। बड़े बड़े फिल्टर आए और अभी तो नगरों में आरओ प्लांट के बिना कोई जल ही नहीं पीता। प्राकृतिक जल पिए और उसको स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ रखें और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जिए, प्रकृति के साथ मन मिलाकर जिए। हम स्वयं को, मनुष्यों को, पशुओं को, वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को
आकाश तत्व को, पृथ्वी तत्व को, जल तत्व को और अग्नि तत्व को सामंजस्य में बनाए रखें, ताकि हमारा जीवन आने वाले कई कालों तक सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।